लेकिन अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है और आप उससे मोटिवेट हो रहे हो तो आप बहुत आगे जाओ। शुरुआत में सिलेबस PYQ बेसिक्स ऑफ ये इकट्ठा कीजिए। मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि मैं सेट बनाता हूँ। जो नए नए स्टूडेंट आते हैं उनको पता नहीं रहता है कि मुझे कौन सी कोर्स पढ़नी है। मैंने RS मेंस में सीखा था ये चीज़। अभी अगर अभी कोई फ्रेशर्स तैयारी करना चाहता है और आज से तैयारी अगर वो करना शुरू करे तो सबसे पहले उसको उसको क्या रोड मैप होना चाहिए कि उस दौरान से अगर वो तैयारी करे तो वो सबसे पहले सफलता प्राप्त करे। तो यही कि आप पढ़ो, कॉन्सेप्ट तैयार करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे सभी नहीं करते, लेकिन कोई कोई बच्चे 12th तक सिर्फ रखते हैं। सभी नहीं रखते होंगे लेकिन कुछ रखते हैं। तो बाद में मेरा छोटा भाई है वो भी ऐसा ही करता था। वो क्या करता था, 12th पास करके आया तो डायरेक्ट एग्जाम में उतरा, लेकिन वो समझ नहीं पाया पैटर्न। तो आपको क्या करना है, फ्रेशर को सबसे पहले पैटर्न समझो, कॉन्सेप्ट बनाओ। ये नहीं करना है अपन को डायरेक्ट कुछ चीजें सिर्फ रटने लगी। कॉन्सेप्ट बनाओ और उस कॉन्सेप्ट से ही आपको याद की चीजें हो जाएंगी। और बेसिक अच्छे से तैयारी करो, धीरे धीरे करो। शुरुआत में किसी को भी याद नहीं होता है। एक दो बार पढ़ोगे आपको तभी चीजें समझ में आएंगी और याद होंगी। तो आप यही कोशिश रखो कि आप धीरे धीरे अपना टाइम भी बढ़ाओ, क्योंकि स्कूल में शायद नहीं पढ़ पाते होंगे इतना ज़्यादा। तो आप वो टाइम भी बढ़ाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस में करो, कॉन्फिडेंस तैयार करो। यही है सब तैयारी। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार अगर देखा जाए तो जिस अनुसार आरपीएससी या फिर जो राजस्थान बोर्ड की जो एग्जाम्स वगैरह हो रही है, जो कंपटीशन के एग्जाम हो रहे हैं, उसका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले का जो पैटर्न था वो केवल आप नॉलेज बेस पर आप सिलेक्शन ले पा रहे, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से पैटर्न आ रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग किस प्रकार से स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए। भी मेरी जो रैंक आई उसका कारण भी यही है एग्जाम पेपर में। क्योंकि मैं रट नहीं पाता हूँ। मतलब सभी के साथ कोई ऐसा बोलते हैं रट लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाता। मैं रट नहीं पाता। अगर वो सॉफ्टवेयर इंटरव्यू थी ना एग्जाम, उसमें मैंने चीज़ें समझी थी, मैं हर बार समझता था। तो उसमें मेरी रैंक ज़्यादा आई। लेकिन उसमें भी मैंने तैयारी तो कम ही की थी, लेकिन एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है ये अभी आपको बहुत फायदा करेगा अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि चीज़ों को समझना है, ना कि याद करना। कि चीज़ों को समझना है, ना कि याद करना। चीज़ों को कथन और कारण के रूप में भी समझना है। व्याख्या के तौर पर भी देखना है कि अगर कोई बात कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं। मतलब चीज़ों को क्या, किंतु, कैसे, ये ऐसे करके समझना है। सिर्फ याद नहीं करना। आपको सिर्फ तेजाजी याद नहीं करना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ है। उनको ये भी समझना है कि उन्होंने क्या कहा और उनका क्या योगदान था। चीज़ों को अच्छे से समझोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नया पैटर्न आपको बहुत फायदा करेगा। अपेक्षा तक पूछती है। जो नए नए स्टूडेंट आते हैं उनको पता नहीं रहता है कि मुझे कौन सी कोर्स पढ़नी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम दे चुके हो, आपने सभी प्रकार की तैयारी भी कर ली है, तो आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज अगर मैं पूछूँ तो किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स सही रहती है अभी वर्तमान में जो चल रही है उस पर। जी, मुझे सबसे पहले याद आती है राघव प्रकाश। मैंने राघव प्रकाश हिंदी की पढ़ी थी और उसी से मेरी एल2 में 108वीं रैंक आई और मैंने वही पढ़ी हिंदी में। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन आप इसके साथ एक और किताब पढ़ सकते हो, नवीन व्याकरण। नवीन व्याकरण करके चलती है 9 से 12 तक राजस्थान बोर्ड की, वो किताब भी अच्छी है। आप राजस्थान इतिहास के लिए आप RBC किताबें पढ़ सकती हैं। वो मुझे ऐसा लगता है सफिशिएंट। मैं क्या करता हूँ, मैंने राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान इतिहास बहुत कम पढ़ता हूँ। तो क्या हुआ था, एक किस्सा है कि जैसे ग्रुप बना था रिजल्ट आने से पहले, तो इसी ग्रुप में मैंने मेरे नंबर बताए थे कि भाई साहब मेरे इतने आ रहे। तो उन्होंने बोला कि आप फेंक रहा है, ये तो ऐसे ही सब फेंकते हैं, जैसे इसको एक सवाल पूछता हूँ। तो उसने कोई इतिहास कला संस्कृति का पूछा था, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। वो सवाल पूछा था कि वो इन्हीं के लिए, तो वो भी नहीं बता पाया था। तो उन्होंने बोला कि तो ऐसे मिलता है। तो ऐसे ही है कि मैंने राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति बहुत कम पढ़े हैं, लेकिन मैंने उनको ऑथेंटिक चीज़ों से पढ़े, जैसे RBC की किताबों से। और मेरे पास स्प्रिंग बोर्ड के कुछ नोट्स थे, बेसिक मैंने RS में पढ़े थे वो। लेकिन वो उन्हीं का सार है, जो RBC किताब है ना उन्हीं का सार है। बाकी राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के लिए भी राजस्थान की एक किताब चलती है RBC, वो राजस्थानी भाषा में ही है, लेकिन उसकी समरी करके कोई सी भी किताब पढ़ सकते हो आप, वो पढ़नी थी। बाकी करंट अफेयर के लिए कोई सी भी एक किताब पढ़ लो आप, बेसिक वही सफिशियंट है। लेकिन आप क्रोनोलॉजी या मूवमेंट कोई सी भी एक पढ़ सकते हो, लेकिन ये। और बाकी पॉलिटी के लिए भी आप कोई बेसिक पढ़ सकते हो।
क्योंकि पॉलिटिकल आपको हर जगह सेम ही होती है। भूगोल के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड की विजय सर है, उन्होंने अच्छी सी किताब निकाली थी, वही पढ़ी थी और हर बार वही पढ़ता था। बाकी आपकी रीट में मैंने जो बेसिक नोट्स मंगवाए थे वही पढ़े थे। और बाकी तो यही है। इंग्लिश के लिए मैंने बीआईपीएम के मैडम ने जो उनको अच्छे से पढ़ा था, उनका बहुत फायदा हुआ था। बाकी यही बेसिक। आपने मैथ्स रीजनिंग वगैरह के बारे में मेरे क्लास में मैथ्स तो मेरी ऐसी है कि रेलगाड़ी की तरह चलती है। मतलब पेपर में रेलगाड़ी की तरह नहीं चलती, वो रेलगाड़ी की तरह चलती है, मतलब धीरे धीरे प्रश्न होते हैं। हाँ। क्योंकि मैंने मैथ्स कभी शायद ही पढ़ी ही नहीं, 10th में पढ़ी थी, लेकिन वो मैं ऐसे पढ़ता था कि सिर्फ परसेंटेज बना ली। बाकी रीजनिंग मेरा बड़ा भाई था, वो तैयारी करता था, उस टाइम पढ़ी थी। उसके बाद रीजनिंग एक बार समझ में आ गई, उसके बाद कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बाकी रीजनिंग तो बेसिक है, अगर आप चीजें समझ लेते हैं तो हो जाती है। अगला प्रश्न ये है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को लगता है कि बस बड़ी कोचिंगों पर ही सिलेक्शन देते हैं, तो क्या उनको बाहर जाना या फिर जैसे जयपुर, कोटा या उधर सीकर हम बोल सकते हैं कि उनको बाहर जाने की आवश्यकता है, या फिर वो अपने सामान्य परिवेश में भी तैयारी कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको तैयारी करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए जयपुर या कोटा जाना। मुझे तो ऐसा लगता है वहाँ पर भीड़ ही नहीं। अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको अलग अलग सोर्स दिखेंगे, आपको मेला दिखेगा और उसमें आप कंफ्यूज हो गए। बाकी हर जगह सेम ही पढ़ाते हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अच्छी जगह, शांत जगह आपको कोचिंग मिल रही है तो आप पढ़ लो, क्योंकि सेम ही पढ़ाएंगे, सोर्स वही रहेंगे और आप अच्छे से पढ़ पाओगे क्योंकि सोर्स भी कम रहेंगे। आपको अच्छे से समझा रहे तो आपको यही पढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता आपको कोटा जाओ, जयपुर जाओ, और वहाँ जाने से और बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है। फिर अभी बीमार हो गया था मैं, खाना भी अच्छा नहीं मिलता। जहाँ पास में जितना पास रह सकते हो उतना पास रहो, आराम से मस्त पढ़ो, हर जगह आपको सेमी कंटेंट मिलेगा। आपको करना भी यही है कि आपको स्टेज सही बनानी है, बाकी सोर्स तो हर जगह से पूछना ही जाएंगे। रिविजन करो, टेस्ट दो, बार बार और रिविजन करो। नोट्स का है अभी बात की, नोट्स किस प्रकार से यदि अपन को कोचिंग वाले नोट्स दिखाते हैं, उसके अलावा भी अगर कोई सोर्स की आवश्यकता पड़े तो नोट्स बनाए, तो किस प्रकार से वो बना सकता है? देखो, मैं नोट्स कम ही बनाता था, लेकिन मैंने लास्ट टाइम तो बनाए थे। अब की बार मैंने रीट में जो शैक्षणिक परिदृश्य होता है, राजस्थानी भाषा, उनके नोट्स बनाए थे। और मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है कि आप पहले तो नोट्स को पढ़ो, आपको कोचिंग पर नोट्स मिले वो पढ़ो, आप जो भी सोर्स है वो पढ़ो, आप उनको 3-4 बार पढ़ो, तो उसमें जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही उनको आप नोट्स में बनाओ। बहुत सारे क्या करते हैं, मैं भी शुरुआत में यही करता था कि जैसे नोट्स के 2 पेज हैं तो मेरे 2.5 पेज बन जाते, क्योंकि नोट्स शुरू में सभी उतार लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपको लगेगा कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप सभी उतार लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप क्या करो, शुरुआत में 4-5 बार चीज़ों को पढ़ो अच्छे से, और उसमें से जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है या आपको लग रहा है कि एक बार फिर रिविजन करने की जरूरत पड़ेगी या इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको नोट्स बना लो। बाकी नोट्स में ऐसा नहीं है कि आप उनको सजाओ, लाल पेन से अलग लिखा, हरा पेन से अलग लिखा, मैंने ऐसा कुछ नहीं करता। आप लिख सकते हैं, लेकिन वो ऐसे इसलिए कि आप मेन पॉइंट दिख जाए। तो आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं जो आपको रिविजन के लिए जरूरी लगे और जो फिर आपको याद नहीं हो रही। सभी के नोट्स नहीं बनाना, आप पढ़ो अच्छे से। अगला है शॉर्ट नोट्स कितने जरूरी है? बहुत जरूरी है। मैंने RS मेंस में सीखा था ये चीज़, क्योंकि RS मेंस में 4 पेपर होते हैं और 2 ही दिन में होते हैं। दूसरी एग्जाम में भी फायदा किया था, लेकिन RS मेंस में मैंने क्या किया था कि शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो वो बहुत फायदा किया था। बाकी रीट में भी मैंने जो मैं बता रहा था ना, शैक्षणिक परिदृश्य, उनके शॉर्ट नोट्स बने थे। 2 पेज में बन गए थे, मतलब लगभग 60-70 पेज की किताब थी और मैंने 2 पेज में बना लिए थे। 60-70 पेज और आपने 2 पेज में 2 पेज ही बना लिए, तो उनके फोटो खींच लिए थे। वो फटाफट मैंने 2-4 मिनट में रिविजन हो जाते हैं, वो रिविजन कर लिए थे। बाकी शॉर्ट नोट्स के बहुत फायदे हैं। आप आराम से, आप आखिरी टाइम में, आपको ये तो है नहीं कि आप 10-12 किताबों पे एक दिन में रिविजन कर पाओगे। तो साहब मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता था, तो मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था, तो उनका रिविजन में बहुत फायदे करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे आ ही जाते हैं एग्जाम में जो शॉर्ट नोट्स से, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में अपन वही लिखते हैं जो अपन को याद ये इम्पोर्टेंट है। तो शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाना ही चाहिए, तो एग्जाम से भी बहुत फायदा करेगा। जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे थे, उसके बाद आप एग्जाम देने जाते थे, तो एग्जाम का कुछ ना कुछ प्रेशर रहता ही होगा, आपने उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया? ये तो सबके साथ होता है, शायद आप सिलेक्शन होने के बाद बोल दो कि ये तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
मेरे साथ तो होता ही था, एग्जाम से पहले प्रेशर रहता ही नहीं, रीट से हर एग्जाम से पहले रहता ही, लेकिन यही सोचता हूँ कि अब क्या है, अब प्रेशर लेने से भी कुछ नहीं कर सकते हैं, एग्जाम तो देनी है, इससे अच्छा तो फ्री माइंड से दे। और ये सोच रहा था कि कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होगा, एग्जाम ही तो है, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन एग्जाम से पहले प्रेशर रहता था, लेकिन उसको मैं मैनेज जरूर कर लेता था, क्योंकि प्रेशर रहेगा तो आपको बोले गलत वर्ड हो गया, एक बोला गलत गया तो समझो आपका पेपर आप और ज़्यादा प्रेशर में आ जाओगे। तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि नहीं हो पाओगे लेकिन हो जाओ, क्योंकि होना ही पड़ेगा, और तो कुछ नहीं कर सकते एग्जाम से। ये ऐसा कहीं नहीं कि आप एग्जाम से पहले एक बार फिर से पढ़ लोगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो आपको बिल्कुल चिल और रिलैक्स रहना है, और यही सोचना है कि आपसे एग्जाम में 2-2.5 घंटे हैं जो भी वो बाद में करने हैं, और ये भी सोचना है कि मुझे तो सब कुछ आता है और मैं तो मार दूंगा, ये कर दूंगा, सब कुछ। एग्जाम से पहले मोटिवेट होने के लिए अपने आप को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलनी पड़ती हाँ, है। ये बोलनी पड़ती है। ये है ये, और उसके विपरीत में अगर जो विचार आते हैं तो उसको भी इस प्रकार से लेना पड़ता है कि नहीं होगा तो चलो कुछ नहीं, तो हमको कुछ भी करना है, ये बैठा है। तो उस दौरान आप एग्जाम हॉल के अंदर जाने के पश्चात आप एग्जाम किस प्रकार से देते थे, वो क्या स्पीड देते थे आपकी, बोले पहले करते थे या पहले ट्यूशन करते थे, कैसे? जी, मैं सबसे पहले बैठ जाता था और रिलैक्स हो जाता था, फिर मैं मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि मैं सेट बनाता हूँ। जैसे इसमें रीट में 150 प्रश्न थे, तो मैंने 50-50 के सेट बनाए। बहुत सारे अलग अलग तरीके से भी करते हैं, लेकिन मैंने सेट बनाए थे। मैं क्या करता था, पहले 50 प्रश्न लेता था, उसमें से जो मुझे अच्छे से आ रहे हैं उनको मैं टिक लगाता था पेपर में, फिर उसके बाद दो लेवल लेता था, फिर उसके बाद फिर 50 और फिर 50 कैसे करके जो अच्छे से आ रहे वो 150 तक मैं कर लेता था। बाकी फिर उन 50 में जाता था, और जिसमें 50-50 हो रहा है, 75% या कुछ ऐसा हो रहा है तो वो करता था। और आखिरी एंड में जो मैं कुछ अनुमान लगाता था, और बाकी ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें मैं कुछ नहीं कर पाता था, वो मैं छोड़ देता था। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप मैं 150 से ही कोई प्रश्न करता था, ऐसा मैं कभी नहीं करता था। छोड़ता जरूर था, लेकिन वही छोड़ता था जो मतलब आप वो कुछ नहीं कर सकते उसमें, और माइनस मार्किंग होगी तो फिर मैं उनको छोड़ देता था। माइनस मार्किंग का कोडिंग किस प्रकार से, मतलब छोड़ना भी जरूरी है। छोड़ना भी बहुत जरूरी है। मैंने रीच लेवल 1 में 138 किए थे, मैंने 12 प्रश्न छोड़े थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने अच्छा किया छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं आप तुक्का भी लगाओगे, ऐसा लग जाता है कि वो तो छोड़ने के लिए ही नहीं। बाकी रीच लेवल 2 में मैं बिल्कुल चिल होकर गया था, वहाँ भी मैंने छोड़े। मैंने SST में 143 किए थे, और हिंदी में मैंने 147 किए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे किए थे कि करने ही है, मैंने छोड़े थे। और वही प्रश्न किए थे जो कि मुझे लग रहा था कि 50-50 है, कुछ होगा, हो जाएगा, ताकि आपको छोड़ने भी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, आप माइनस मार्किंग से पीछे भी आ सकते हो। लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं छोड़ने चाहिए कि अगर आपने किए 112 तो नॉर्मली आपको 10-12 प्रश्न भी गलत हो जाएंगे, फिर आप और ज़्यादा नीचे आ जाओगे। आपको करने हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं करने, अगर आपको लग रहा है तो फिर तो कर लेने चाहिए। बाकी यही है कि कुछ छोड़ना भी है और कुछ करने भी है, दोनों चीज़ें। वर्तमान में एक अपने ऑनलाइन शिक्षा का अच्छा चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन व्यक्ति भटकता बहुत है। तो इसमें क्या मतलब ऑनलाइन सही है या गलत है, या इसका क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहले ऑफलाइन करें या ऑनलाइन, इसका क्या कहें? मुझे तो ऐसा लगता है, अगर आप घर पर डिसिप्लिन से रह सकते हो और आपको साथ माहौल मिल रहा है, आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे हो, टाइम पे टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, आप नहीं देख पा रहे हो कि आपके आसपास के बच्चे कितना अच्छा कर पा रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपको मोटिवेट करेंगी कि आपके आसपास के बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपको भी मन में ऐसा लगेगा यार मुझे भी अच्छे से तैयारी करनी है। तो यही है कि अगर आप डिसिप्लिन रख पा रहे हो और अच्छे से तैयारी कर पा रहे हो तो आप ऑनलाइन ऑनलाइन की तरफ जाओ। लेकिन अगर आप नहीं रख पा रहे हो डिसिप्लिन और आप चाहते हो कि मैं टेस्ट दूँ और देखूँ कि दूसरे बच्चे के कैसे क्या नंबर आ रहा है, तो आप ऑफलाइन की तरफ जा सकते हो, और आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि आपका मेन पक्ष सिलेक्शन ही है। तो उसके लिए आपको दोनों में से जो चीज़ें आपको अच्छी लगी वो करनी चाहिए। मैं अधिकतर यूट्यूब से पढ़ता भी था, मैंने सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दिया है। सेल्फ स्टडी के मुकाबले तो कोई सा नहीं। मैंने यूपीएससी में भी सिर्फ ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर था, और विकास दिव्यकीर्ति जी सर मुझे अच्छे लगते थे। फिर मैंने सोचा कि एक सब्जेक्ट में तो कुछ डायरेक्शन मिलना ही चाहिए, तो मैंने वो कोचिंग की थी, ऑनलाइन की थी। बाकी मैं सब चीज़ें सेल्फ स्टडी से एडवांस बुक और कुछ नोट्स मंगवाता था, वही करता था। अगर व्यक्ति चाहे तो सेल्फ स्टडी के साथ भी नहीं बना सकता। सेल्फ स्टडी के बिना तो कुछ भी सब अधूरा है।
सेल्फ स्टडी तो आप, मैं समझता हूँ कोचिंग के बाद भी सेल्फ स्टडी है। हाँ, वो उसकी एग्जाम भी खुद को ही देना है, पढ़ना भी खुद को ही है। ऐसा तो नहीं है कि कोचिंग ज्वाइन करके तो सर आके गोले बढ़ जाएंगे, खुद को ही सब कुछ करना है। तो वही है सेल्फ स्टडी के, आप पढ़ो, खुद से ज्यादा पढ़ो। जब आपका सिलेक्शन हुआ तो बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं, आपको गांव में भी ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों ने कहा होगा कि आपने इतनी लंबी तैयारी कर लिया, तैयारी कर रहे हो, आपने बड़ा सपना देखा है, तो कभी आपको किसी ने बोला इसके संबंध में कि आप कलेक्टर की तैयारी करने गए हैं? हाँ, मुझे तो बहुत सारे ने बोला है, हाँ, बहुत सारे ने तो डिमोटिवेट किया, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मोटिवेट हो रहे हो, अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है और आप मोटिवेट हो रहे हो, तो आप थोड़ा पीछे रहोगे। लेकिन अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है और आप उससे मोटिवेट हो रहे हो, तो आप बहुत आगे जाओगे। ये एक किस्सा बताता हूँ। मतलब दिवाली के बाद 20 दिन बचे थे एमपीटेड वर्ग 3 दिन, तो मैं कोटा चला गया था। मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं कहीं भी बाहर चला जाऊँ। पहले दोस्त बुआन मंडी रह रहे थे, लेकिन वो कोटा चले गए। मैं उनके पास चला गया और किसी का कॉल आया कि आप कहाँ हो। मैंने बोला कि मैं कोटा हूँ। क्या आप कोटा क्या लेने गए, एग्जाम को तो 20 दिन ही रह गए, आप पिताजी को पैसे बर्बाद कर रहे हो, इधर उधर घूमते रहते हो। तो मुझे वो चीज़ मतलब अंदर से मोटिवेट किया कि उसने बोला है कि 20 दिन में कुछ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपको यही मौका है कि आपको साबित कर सकते हैं कि 20 दिन में भी सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं उसी से बहुत मोटिवेट रहा। लेकिन लोग तो कहते रहेंगे आपको कुछ फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन वो मोटिवेशन के रूप में आपको मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अगर आप कोई बुराई कर रहे हो ना, बहुत अच्छा चांस है कि आप उसको दिखाओ कि देखो मेरी सिलेक्शन, उसी में ज़्यादा खुशी मिलेगी। उसको शब्दों में जवाब नहीं देके अपने रिजल्ट के साथ आपने उसको जवाब सही बात है। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ तो क्या ये विचार बदले लोगों के? वो बदल जाते हैं। बहुत सारे बोलते हैं मुझे तो पहले से पता था कि लड़का पढ़ रहा है, कुछ तो कर ही लेगा, अगर नहीं होगा तो ऐसे बोलते हैं कि घूमते रहते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, फोन देखते हैं, सोते रहते हैं। विचार तो बदल जाते हैं। लोग तो रिजल्ट देखते हैं, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। हाँ, अगर रिजल्ट नेगेटिव है, भले आपका 1 नंबर से ही रहा हो, भले आप नॉर्मलाइजेशन से, डिलीट प्रश्न से कुछ भी हुआ, तो उनको तो ऐसा लगेगा कि फेल को फेल ना कहा तो कुछ नहीं। अगर आप एक बार अपने अभी जो वर्तमान स्टूडेंट्स है उनको एक शॉर्टकट में अगर बताना चाहे तो किस प्रकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य के दौरान वो तैयारी करें और अपनी सफलता हासिल करें? जी, यही है कि मैंने अभी पहले भी बताया कि आप शुरुआत में सिलेबस, PYQ, बेसिक सॉफ्ट ये इकट्ठा कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी डिमोटिवेट ये तो होते रहेंगे, करते रहेंगे लोग, लेकिन आपको मोटिवेट रहना ही है, क्योंकि जर्नी ऐसी आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। मतलब आप कुछ नहीं कर, अगर प्रश्न डिलीट होगी तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि आप हर बार पास ही होंगे, आप फेल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मोटिवेट रहना है, टेस्ट पर अच्छे से काम करना है, PYQ अच्छे से देखनी है, सिलेबस अच्छे से करना है, और ये आप तैयारी करते रहिए। एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे। मेरे बहुत सारे, मेरे मन में यही था कि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो तैयारी कर रहे थे और एक दिन सफल हो गए। तो मुझे ऐसा लगता था कि आप तैयारी मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन सफल जरूर होगे। तो यही है कि आप आत्मविश्वास बनाए रखें और अच्छे से तैयारी करें। बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं जो एक असफलता के बाद अपनी तैयारी छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और एक एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो आपके ऑपरेशन सोचना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में कुछ नहीं, मेरे राजस्थान जीके में 15 में से 14 गलत हो गए, मुझे राजस्थान जीके बिल्कुल नहीं आता है। ऐसे ही अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो गए तो इन सब्जेक्ट को इनमें मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रश्न अलग अलग होते हैं, आपको तैयारी जारी रखनी चाहिए। और असफलता तो सफलता किसी भी, सभी बोलते ही है, और असफलता होगी तभी आपको सफलता का मजा आएगा। तो आपको मोटिवेट रहना है, और फेल होने से कुछ नहीं होता है, आपको सीखना चाहिए, क्योंकि सीखना ही है सब कुछ। तो आपको सफलता ये तो लगी रहेगी। आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? जैसे अपने रहता है कि मेरा जो सपना है क्या वापस उसको ट्राई करूँगा? जी बिल्कुल, मेरा सपना है RS IAS दोनों है, क्योंकि अभी RS की भी आ रही है। लगभग दोनों का सिलेबस और अप्रोच लगभग सेम ही होती है, तो मैं तैयारी जरूर कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि उसमें भी अच्छे से परफॉर्मेंस करूँ। और सफलता तो अगर मेहनत करेंगे, अगर अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफलता तो मिलनी ही है। तो ये मैं भी किसी कोई भी अगर व्यक्ति ईमानदारी से अगर तैयारी करेगा तो उसको जरूर वो सफल होगा। बाकी तैयारी जारी रखेंगे, सीखना तो चलता ही रहेगा। एक बार जोरदार तारीफ।